जी कैफ 1 जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का आप लोगों का पेपर है। अच्छा, आप में से अब तमाम लोग पीआरसी के रूट से ही आए हुए हैं? आप पीआरसी से हैं? इंट्रो पढ़ी हुई या एग्जामिशन ली हुई? पढ़ी हुई। अच्छा, आपकी एग्जामिशन? अच्छा चलिए, इसमें ना क्लास के बाद फिर आप लोग मुझे मिलिएगा, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ फर्दर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इसका आउटलाइन वगैरह देता हूँ। देखें, आप लोगों ने जिन लोगों ने पीआरसी पढ़ा था उसके अंदर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर पढ़ा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर आप लोगों ने अकाउंटिंग की बेसिक्स कवर की होती हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होता है अबाउट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर एक्रूड एक्सपेंसेस, इसी तरह फिर प्री पेमेंट्स, इन सब चीज़ों की एप्लीकेशन, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स, यानी जो भी अकाउंट्स की बेसिक्स थी वो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर कवर की होती हैं। अच्छा, इसका जो एडवांस पेपर बनता है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, ये जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं। इसका जो एडवांस पेपर बनता है वो बन जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, और उसके बाद इसका एक आ जाएगा एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का एमएसए के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन आ जाया करती है। तो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर आप लोगों की अकाउंट्स कंप्लीट होगी। अब ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, ये वाली अकाउंट्स, ये आपकी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप लोग जस्ट लाइक का बुक कीपर काम करते हो। जस्ट लाइक का बुक कीपर का मतलब ये है कि आप लोगों को ट्रांजैक्शन बता दिया जाएगा, आप उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह किया करते हैं, ठीक है। यानी आपको उसकी एंट्रीज वगैरह पास करनी आनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि मैंने बैंक से लोन ले लिया, आपने एंट्री कर दी। मैंने आपको कहा मैंने फर्नीचर खरीद लिया, आपने उसकी एंट्री कर दी। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग वगैरह आप लोग इसके अंदर कर रहे होंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट साइड पे अकाउंटिंग की एक और लाइन आ जाती है जिसके अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इसका एक एडवांस पेपर बनता है MFA। इसका एडवांस पेपर बनेगा बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजंस, और फिर इसकी MSA में अगेन एप्लीकेशन वगैरह आती है। ये भी है अकाउंट्स, लेकिन ये थोड़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट से रिलेटेड मीन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग सारी की जाती है। जैसे आपको मैंने कहा लोन ले लिया है, तो आपने इधर एंट्री तो पास कर दी, लेकिन ये कैसे डिसाइड हुआ था कि लोन लेना चाहिए? आप अपना कोई पुराना एसेट बेच देते, ओनर को कहते कि वो पैसा इन्वेस्ट कर देता। तो उसके लिए ना सारी डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग वगैरह इस साइड पे हो रही होती है। तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल अगर अकाउंट्स के पेपर देखे जाए सीए के अंदर, तो ये सारे पेपर मिलके आपके अकाउंट्स के पेपर बनते हैं। लेकिन अभी जो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। तो इससे पहले भी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कवर किया होता है, जिसके अंदर अकाउंटिंग के आपका इनका बिल्कुल बेसिक्स वगैरह कवर कराई गई होती हैं। तो यहाँ पे अगर इसके सिलेबस का मैं डिस्कशन करूं तो ये मेनली सोल ट्रेडर या थोड़ा बहुत इसके अंदर डिस्कशन आ जाती है अबाउट पार्टनरशिप। लेकिन यहां से ऑनवर्ड आपका जो काम चलता है सारा वो चलता है कंपनी से रिलेटेड। यानी इसके अंदर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो रिकॉर्डिंग वगैरह पढ़ेंगे वो अबाउट कंपनीज कवर किया करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस देखें तो आपको पता है सोल ट्रेडरशिप होती है,
जिसके अंदर अकेला बंदा अपनी स्किल्स, अपने फंड्स यूटिलाइज करके बिजनेस कैरी ऑन करता है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए वो सोल रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अगर फर्ज करें मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कल को प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और अगर लॉस होता है तो उसके लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग अपनी स्किल्स, अपने फंड्स यूटिलाइज करके बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन कंपनीज के अंदर लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और आम तौर पे 2, 4, 8, 10 लोगों के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस कैरी ऑन करना फिजिबल नहीं रहता। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपना फंड रेज करने के लिए एक स्मॉल डिनोमिनेशन के सर्टिफिकेट प्रिंट कराती हैं, जिनको आप लोग शेयर्स का नाम दे देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी कीमत होती है 10 रुपए, यानी बड़ी नॉमिनल सी वैल्यू रखी जाती है, 10 रुपए का एक शेयर होता है। इसका फायदा ये होगा कि कंपनी ने अगर फंड रेस करने हैं तो ये 10-10 रुपए वाला सर्टिफिकेट है, जिसके 50,000 है उसने भी खरीद लिए, जिसके पास 20,000 थे उसने भी खरीद लिए। बेशक थोड़ी थोड़ी लोग अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन टोटल कंपनी के पास एक ह्यूज अमाउंट इकट्ठा हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि कंपनीज के अंदर बड़ी स्मॉल डिनोमिनेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, तो इसके अंदर ओनर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है 100 लोग हो जाएं, 1000 हो जाएं, 10,000 हो जाएं। तो उस सूरत में अब इतने लोग मैनेजर ऑफ बिजनेस नहीं हो सकते, यानी सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप, ये जो आप लोगों ने इंट्रो लेवल पे पढ़ा होता है, इसके अंदर जो कॉमन चीज है वो ये है कि जो इन्वेस्टर होता है वो ही मैनेजर ऑफ बिजनेस होता है। लेकिन कंपनीज के अंदर थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर फर्ज करें 1000 शेयर होल्डर हैं तो 1000 ओनर नहीं हो सकते, 1000 मैनेजर नहीं हो सकते। तो फिर कंपनीज करती के थ्रू इलेक्शन कुछ लोगों को इलेक्ट करती हैं एज अ डायरेक्टर, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी जाती है कि हमारे बिहाफ पे आप बिजनेस कैरी ऑन करो। अब फर्ज करें आप तमाम लोग शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर का मतलब जिन्होंने शेयर खरीदे, यानी जो ओनर ऑफ कंपनी है। आप लोगों ने मुझे इलेक्ट किया एज अ डायरेक्टर कि तुम हमारे बिहाफ पे कंपनी चलाओ। अब ये सारा काम ना मैंने डिसाइड करना है, मसलन किस आदमी को कितनी सैलरी पे हायर करूं, प्रोडक्ट क्रेडिट पे बेचूं कि कैश पे बेचूं, प्रोडक्ट कहाँ से खरीदूं, ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्ट हम बेचेंगे, किस मार्केट को हम टारगेट करेंगे, ये सारा काम डायरेक्टर्स का होता है। एक हद तक के डिसीजन डायरेक्टर खुद पास कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कभी कोई मेजर डिसीजन आ जाए तो वहां पे फिर हम लोग मीटिंग कॉल करके शेयर होल्डर को इनवाइट कर लेते हैं, और उनको कहा जाता है कि यार आप लोग सजेस्ट करें, ये चीज़ हम सोच रहे हैं, इसके ये फायदे ये नुकसान है, काम किया जाए या ना किया जाए। तो फिर इलेक्शन के अंदर या उसमें जो है वोटिंग के थ्रू शेयर होल्डर से लिया जाता है उनकी रिकमेंडेशन, और जो मेजोरिटी का डिसीजन हो वो काम हम लोग कर दिया करते हैं। तो कंपनीज के अंदर अब फर्क क्या आ गया कि ओनरशिप और मैनेजमेंट आमतौर पर डिफरेंट हो जाती है। तो डायरेक्टर जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो ओनर ऑफ कंपनी भी हो, ठीक है। बहरहाल कुछ कंट्रीज के अंदर रूल्स में है कि जी उसकी कुछ हद तक शेयर होल्डिंग होनी भी चाहिए, लेकिन हम क्योंकि एक ओवरऑल पढ़ रहे हैं तो उसकी जैसे एक मैं सिचुएशन डिस्कस करने जा रहा हूं कि कंपनीज के अंदर जो ओनर और जो मैनेजर होते हैं वो आमतौर पे डिफरेंट हो जाते हैं, और जो डायरेक्टर हैं इनकी अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर कर रहा होता है, और फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो आप लॉ में वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं एक जर्नल बता रहा हूं, जो इनका 10 ईयर होता है, 3 ईयर होता है। 3 साल के बाद री इलेक्शन होते हैं, या ये लोग रीअपॉइंट हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे। अब इस वक्त देखें, आप लोगों ने जो प्रोफेशन ऑप्ट किया ना वो किया है सीए का, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसका रोल क्या होता है। देखें जी, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अच्छा, अब इसमें रोल क्या होता है
चार्टर्ड अकाउंटेंट का। यानी अगर कोई आपसे मैं इसकी नेचर ऑफ जॉब पूछूं तो क्या काम होता है ऑडिटर का? मोबाइल ले लो, ले लें आप। जी, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपको कि रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है इसका मेन काम होता है ऑडिट करना, ऑडिटर होता है ये आपका। ऑडिट का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना और उसके बाद उसकी ट्रू एंड फेयरनेस के बारे में ओपिनियन देना कि जी ट्रू एंड फेयरनेस है या नहीं है। मसलन इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई वो मैं आपको बता रहा था कंपनीज के अंदर, कि कंपनीज में ओनरशिप और मैनेजमेंट वेरी कर जाती है। अब फर्ज करें मैं डायरेक्टर हूं और मैं ट्रू एंड फेयरनेस के मुताबिक चल रहा हूं। अच्छा, मुझे कहें जब नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्या जरूरी होता है ईयर 1 से आप प्रॉफिटेबल हो जाए? नहीं, अगर शुरू में आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाएं तो ये भी आपकी एक अचीवमेंट होती है। ठीक है, ब्रेक इवन का मतलब आपको पता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब फर्ज करें मैं डायरेक्टर था, आप लोगों के बिहाफ पे मैं कंपनी रन कर रहा हूं। पहला साल कंपनी ने परफॉर्म किया और हमें अज्यूम करता हूँ 15 लाख का लॉस हो गया। आप लोगों को मैंने कहा यार इस साल ना हमें 15 लाख का लॉस हुआ है और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट सही फिगर बताई, कोई मैनिपुलेशन नहीं की। आप लोगों के ज़हन में था चलो यार पहला साल है, हो गया होगा लॉस। अगले साल मैंने फिर कंपनी को मैनेज किया, अब कुछ इंप्रूवमेंट आई, अज्यूम करते हैं हुआ फिर लॉस, लेकिन इस बार 2 लाख हुआ। अब 15 लाख पिछले साल लॉस हुआ, इस साल सिर्फ 2 लाख हुआ। अब तीसरा साल आ गया, अब कंपनी मजीद बेहतर परफॉर्म कर रही है, फर्ज करें 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब आप लोगों को पता है 3 साल जैसे पूरे हुए तो री इलेक्शन की बारी आ गई। हो सकता है आप लोगों के जेहन में हो कि यार 3 साल में इसने हमारा 17 लाख का लॉस कराया है और 5 लाख प्रॉफिट, ओवर हमें 12 लाख का नुकसान ही हुआ 3 साल में। तो हमें कोई नया बंदा ट्राई करना चाहिए एज अ डायरेक्टर। अब कंपनी तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुकी थी, आपने कोई नया बंदा अपॉइंट किया, कंपनी का प्रॉफिट 5 लाख से बढ़ के 8, 8 से 20। आपके ज़हन में आ गया कि यार ये वाला बंदा कॉम्पिटेंट है, पहले वाला इनकॉम्पिटेंट था, इसका मतलब मेरी जॉब वगैरह सब कुछ गई। सिर्फ रीज़न क्या थी कि मैं आपको फेयरनेस शो कर रहा था कि 15 लाख का लॉस हुआ तो मैंने आपको ये नहीं कहा यार आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है, मैंने लॉस बता दिया था। तो डायरेक्टर्स ने करना क्या शुरू कर दिया, मिसरिप्रेजेंटेशन शुरू कर दी। देखें, अकाउंटेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता होगा? यानी जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टरशिप है, वही करती होगी ना। तो अगर आप अकाउंटेंट हैं, मैं डायरेक्टर हूं, मैंने आपको अपॉइंट किया है और आपने मुझे कहा जी इस साल लॉस हुआ है 15 लाख, आपको मैं कहूँ नहीं यार इसको प्रॉफिट शो कराओ, तो आपने तो बीइंग एन अकाउंटेंट फिगर्स चेंज करनी, प्रॉफिट शो कर देना, हालांकि हुआ नहीं होगा। तो
इस तरह होना ये शुरू हो गया कि डायरेक्टर मिसरिप्रेजेंटेशन करा देते थे, कंपनी लॉस में होती थी, शो करा देते थे जी प्रॉफिट हुआ, और अब मसला है प्रॉफिट हुआ तो ओनर में कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। कोई एसेट पुराना बेचा, पैसे ला के ओनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आपका प्रॉफिट, आप लोग सेटिस्फाई कि जी प्रॉफिट मिल रहा है। 1 साल इस तरह कर दिया, 2 साल इस तरह कर दिया, ठीक है। उसके बाद एकदम से अनाउंसमेंट होती थी जी कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, बैंकरप्ट होगी, सब कुछ खत्म हो गया। तब रियलाइज हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है, पिछले साल तक प्रॉफिट देती थी, अब सब कुछ ही खत्म हो गया। तो फिर हमें जरूरत महसूस हुई कि यार कोई बंदा ओनर के बिहाफ पे जाके चेक करे कि ये जो डायरेक्टर या अकाउंटेंट वगैरह प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहे हैं क्या वाकई इतना प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए फिर जरूरत हमें महसूस हुई कि यार एक ऑडिटर होना चाहिए जो कि ओनर के बिहाफ पे, शेयर होल्डर के बिहाफ पे जाए, कंपनी के अकाउंट्स चेक करे और उसकी ट्रू एंड फेयरनेस के बारे में ओपिनियन दे कि क्या ये सही फैक्ट्स एंड फिगर्स शो कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया, ऑडिटर अपॉइंट करना शुरू किया। तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या हो, अब वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर जाती है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो ऑडिटर होगा किसी भी कंपनी का वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961, और वो वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो आपने शुरू कर दिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो मेन काम है वो ये है कि कंपनी के अकाउंट्स को जाके एग्जामिन करना होगा और उसकी ट्रू एंड फेयरनेस के बारे में आपने अपनी ओपिनियन देना होगी। देखिए आज आप लोगों का फर्स्ट डे है, फर्स्ट करें मैं रिपोर्टिंग 1 का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दूं और आपको मैं कहूं जरा चेक करो मैंने ठीक किया कि गलत किया है, या इसमें मेरी गलती ट्रेस करो, तो क्या आप लोग कर सकेंगे? नहीं। उसकी रीजन क्या है कि आप लोगों को अकाउंट्स ही नहीं आती। इसका मतलब प्रोफेशन आपने ऑप्ट कर लिया सीए का, जिसका काम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना, और अगर अकाउंटेंट को अकाउंट्स ही ना आती हो या ऑडिटर को अकाउंट्स ही ना आती हो तो रिजल्ट क्या होगा कि किसी की गलती आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ट्रेस आउट नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से आपका जो कोर सब्जेक्ट है इस प्रोफेशन का वो अकाउंट्स बनता है। मतलब अगर आप लोग देखें ना तो तकरीबन आपको मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 इधर और 4 ये तकरीबन, यानी ऑलमोस्ट 9 अकाउंट से रिलेटेड आपने पेपर पढ़ने, ठीक है। अब यानी बताने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे थे वो यूजलेस थी या स्टैटिस्टिक्स का फायदा कोई नहीं था, उन सब की जरूरत पड़नी है। लॉ की अपनी इंपॉर्टेंस है, टैक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट अकाउंट्स आपका कोर एरिया बनता है इस प्रोफेशन का। यही वजह है कि आईकैप ने ना मल्टीपल पेपर डाले हैं, हर स्टेज के ऊपर आपको बेसिक थोड़ी थोड़ी कराई जाएंगी और फिर फाइनल स्टेज पे जाके प्रॉपर इसकी एप्लीकेशन वगैरह एग्जामिन की जाती है। तो ये सारी बैकग्राउंड मेरा डिस्कस करने का मकसद ये था कि अभी तक आप लोग सिर्फ बेसिक पढ़ के आए हैं, अब मेन काम आप लोगों का यहां से स्टार्ट हो जाएगा, रिपोर्टिंग 1 देन 2 एंड सो ऑन। तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का, और चूंकि इससे रिलेटेड आगे पेपर्स भी हैं, और प्लस आईकैप ने ये कहा हुआ है कि अगले पेपर्स में आपका पिछला नॉलेज एग्जामिनेबल है, यानी रिपोर्टिंग 1 के अंदर इंट्रो की कोई चीज पूछी जा सकती है, रिपोर्टिंग 2 के अंदर 1 की पूछ लेता होता है। तो उस वजह से ना आप लोग ये नहीं कर सकते कि जी बस रिपोर्टिंग 1 का पेपर पास हो गया तो बस उसको जेन से निकाल दें चीज को, वो 2 में एग्जामिनेबल है। इवन आईकैप ने यहाँ पे कहा हुआ है AFR में, कहता है इसके अंदर हम इंट्रो का भी पूछ सकते हैं, रिपोर्टिंग 1 का भी, रिपोर्टिंग 2 का भी, इसलिए आप लोगों को उनका नॉलेज होना चाहिए। तो इस वजह से भी आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ों को ना डिटेल में करना पड़ता है। अच्छा दूसरा, अब अगर मैं डिस्कस करूं जरा आपके इसके बारे में, तो आप लोगों ने शायद सुना होगा ये आप लोगों का ना ओपन बुक पेपर है। ठीक है, ये आप लोगों का ओपन बुक पेपर है। ओपन बुक पेपर का मतलब ये होता है कि आईकैप ने आपको कहा हुआ है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साथ ले जाओ और जरूरत पड़े तो उसको खोल के वहां से हेल्प ले लो। अच्छा, अब इसमें कई स्टूडेंट ने
जो है वो ये सोचा कि जी अब पेपर आसान हो जाएगा, वहाँ से हम खोल के देख के सॉल्व कर लेंगे। तो आप में से जिन लोगों ने ITA वगैरह का पेपर दिया भी है तो उनको आइडिया हो गया होगा कि रेपिटेशन नहीं होती आमतौर पर ICAP के पेपर में। ये नहीं होता कि जी कोई पुरानी चीज़ एज इट इज़ दोबारा पेपर में आ जाएगी, हर दफ़ा कोई नई चीज़ डाली जाती है। और ये जो काउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर आप लोग खरीदेंगे तो आप देखेंगे इतनी इतनी मोटी उसकी 5 बुक्स हैं। अब वहाँ पे 3-3.25 घंटे में आपके लिए फिजिबल ही नहीं होता कि वहाँ से पूरा पढ़ेंगे और पेपर सॉल्व करेंगे। सो फ़ायदा तो अगर आप मुझे कहें कि जिसको कोई हो गया बीइंग अ स्टूडेंट, तो वो इतना ख़ास कोई नहीं। हाँ, इसका एक नुकसान ये हुआ है कि अब पेपर डिटेल में टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जो काउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसकी डिटेल में इम्प्लीकेशन आएगी। जैसे रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर आप लोगों के जो है MCQs जो हैं उसके अंदर अगर स्टैंडर्ड डिटेल में पढ़े हुए थे आपने, तो फिर उसके कुछ 3-4 MCQs उन पे बेस कर रहे थे। तो उस वजह से बताने का मतलब ये है कि ओपन बुक का मतलब ये नहीं है कि आप लोग वहाँ से कोई पेपर की प्रिपरेशन ऐसे करें, वहाँ मैं स्टैंडर्ड खोल के देख के सॉल्व कर लूँगा। वो सिर्फ आपको इस लेवल के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि अगर कहीं रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ जाए जो कि ICAP ने मना कर दिया हुआ है। मतलब जिस दौर पे हम लोगों ने किया हुआ है उस वक्त हमें कहता था कि जी IAS 2 के मुताबिक इन्वेंट्री की डेफिनेशन लिखो, IAS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन लिखो। तो हमें ये सारी चीज़ें लिखना पड़ती थी रटा लगा के। लेकिन अब आप लोगों का इस तरह का नहीं है। बट अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो फिर आप लोग वहां से देख के एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। तो ऑल्दो ये ओपन बुक पेपर है, इसकी वजह से ना थोड़ी हमें डिटेल में स्टैंडर्ड्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। बाकी अगर आपको मैं ये कहूँ कि जी हाँ भी आप सारे स्टैंडर्ड खरीद लें तो फिलहाल कोई इतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके जिनकी स्टैंडर्ड की थोड़ी बहुत ज़रूरत होगी वो मैं आप लोगों को थोड़ा नोट्स फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया करूँगा या दे दिया करूँगा ताकि आप लोगों को उसकी बेस पे काम चल जाए। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें इसकी बुक्स की, तो एक तो आप लोगों की ना जो क्लास असाइनमेंट है ठीक है, क्लास असाइनमेंट की हमें जरूरत पड़ा करेगी। वो वैसे आप लोगों का एक आधे दिन में व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे, मैं उसमें भी शेयर कर दिया करूंगा। फोटोकॉपियर के पास भी अवेलेबल होगी। अगर आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए तो आप क्लास से पहले फोटोकॉपियर से प्रिंट ले लिया कीजिएगा। तो ये आप लोगों की यानी क्लास असाइनमेंट की बेस के ऊपर हमारी कुछ चलेगी। बाकी इसके अंदर ना हमें पास्ट पेपर के लिए इसकी जो मेन प्रैक्टिस होती है ना वो हमने कर रहे ही पास्ट पेपर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉलेजेस वगैरह ने बुक्स प्रिंट की हुई हैं, जैसे राइस की भी हैं, ठीक है, अदर कॉलेजेस की भी बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। तो जैसे ही लेटेस्ट जो बुक अवेलेबल हो जाएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर आप लोग उसको अरेंज कर लीजिएगा। अभी इमीडिएटली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि हर अटेम्प्ट के अंदर वो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप लोग अभी ओल्ड एडिशन ले लेते हैं और फिर उसमें वेरिएशन आए, लेकिन जिन लोगों के पास पुरानी पड़ी है या अपने किसी फ्रेंड वगैरह से या सीनियर से लेना चाहते हैं तो वो चल जाएगी। वो यही होता है कि पेज नंबर आगे पीछे हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के उसमें डल जाएंगे। तो वो अगर आपको कई पुरानी भी अवेलेबल हो जाती है, प्रीवियस अटेम्प्ट वाली भी, उससे भी काम चल जाएगा। लेटेस्ट एक अटेम्प्ट का पेपर नहीं होगा, वो हम लोग अलग से प्रिंट ले लेंगे ICAP की साइट से। तो इसमें मैं पास्ट पेपर्स की बुक की जरूरत पड़ेगी। बाद में मैं इंशाल्लाह आपको इसका नाम वगैरह बता दूंगा कि कौन सी बुक आप लोग ले लें। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें, मुस्तफा से डस्टर कहिएगा। अच्छा, अब इससे पहले क्योंकि आप लोग ITA पढ़ के आए हैं और वो क्योंकि आपने PRC में कवर किया, वो था MCQ बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जो फेस होगी, मसलन जो पहले कभी पुरानी स्कीम में इंट्रो पढ़ के आते थे ना, तो वो उन्होंने वो भी रिटर्न किया होता था पेपर मैनुअल फॉर्म में, और ये भी मैनुअल में, तो उनके लिए मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता था। आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उधर आपने MCQ बेस्ड प्रैक्टिस की हुई है, कोई लंबे चौड़े क्वेश्चंस किए नहीं 18-18, 20-20 नंबर वाले।
यहाँ पे तकरीबन मेजॉरिटी क्वेश्चंस में इस टाइप के इश्यूज वगैरह आते हैं, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे आप लोगों को ना कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक दफ़ा मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग इनिशियल क्लासेस से ही उसको फॉलो करें और फिर पेपर में जाके आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखा है आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, ठीक है, वो आप लोगों के पास सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, प्रिंट खास कराने की ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वो जो हम लोग पास पेपर की बुक लेंगे उसके अंदर भी उसने जितना चाहिए होता कॉपी किया होता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स को क्योंकि आदत होती है कि जी हम पहले थ्योरेटिकल पढ़ें और फिर उसके बाद, तो उस सूरत में ना आप लोग, थैंक यू, तो उस सूरत में आप लोग आई कैप का स्टडी टेक्स्ट वगैरह सॉफ्ट फॉर्म में देख सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर जरा हम लोग डिस्कस करते चलें पेपर के बारे में, तो इसके ना आपके दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह आ रहे होते हैं वो आम तौर पे जो क्वेश्चन की वेटेज होती है ना वो 8 to 12 मार्क्स की होती है। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं इनकी वेटेज आई कैप ने कहा 8 से 12 नंबर के दरमियान में होती है। मसलन कोई क्वेश्चन 8 नंबर का आ गया, कोई 9 का आ गया, इवन 6 का भी आ जाता है, लेकिन आई कैप ने वैसे जो मेंशन किया उसने कहा 8 to 12 मार्क्स की रेंज में इसके क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी के अंदर अप टू 20 मार्क्स क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे उनके 20 नंबर तक भी जा सकते हैं, मतलब 15 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर। हाँ, 25 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए 25 का नहीं आता। पहले कभी आया करता था कि 25 नंबर का भी क्वेश्चन होता था। अब ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको इंशाल्लाह करा रहा हूँ तो आप लोग देखेंगे कि वो 2-3 दिन में चैप्टर कवर हो जाएगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनता भी नहीं है। तो वो आमतौर पे ना इधर कवर किए जाते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी के अंदर जो है आपका, इसमें चंद एक टॉपिक हैं जिनका डिटेल्ड क्वेश्चन आता है, 17 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर। ठीक है, तो अभी तो मैं आज लेक्चर प्लान वगैरह नहीं आपके साथ शेयर कर रहा, कल मैं इंशाल्लाह आपको जब वो हार्ड फॉर्म में दूंगा, शेयर करूंगा, तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में डिस्कस भी करूंगा कि किस चैप्टर के क्वेश्चन आमतौर पे सेक्शन ए में और किसके सेक्शन बी के अंदर आया करते हैं। अच्छा, अब पेपर का जो टाइम होता है वो आपका होता है 15 मिनट्स रीडिंग टाइम और 3 आवर्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, यानी 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा। पहले आपको क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा जी 15 मिनट से इसको रीड कर लें, आंसर शीट दे दी जाएगी लेकिन आप उसे ओपन नहीं कर सकते। उसके बाद 15 मिनट जब पूरे हो जाएंगे फिर आपको कहा जाएगा स्टार्ट राइटिंग, उसके बाद आप अपनी आंसर शीट के ऊपर सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो अब जब आई कैप ने ये 15 मिनट रीडिंग टाइम डाला था तब भी स्टूडेंट के जहन में ये आया था कि जी आई कैप ने फेवर कर दी, टाइम एक्स्ट्रा दे दिया। लेकिन जब ये 15 मिनट रीडिंग टाइम नहीं होता था उस अटेम्प्ट के पेपर और जब से ये डला है उसके पेपर अगर आप कंपेयर करें तो आई कैप ने 7 पेपर भी लेंथी कर दिया हुआ है। यानी अब जब आप लोगों का 3.25 घंटे का पेपर है तो ये क्वेश्चन उतने नहीं होते जितने पहले 3 घंटे में होते थे। इसका मतलब अगर ये 15 मिनट आप लोग वेस्ट कर देते हैं तो उसका फिर रिजल्ट ये निकलता है कि आप लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और आई कैप ना पिछली अटेम्प्ट से शेयर करना शुरू हो गया
कि जिस स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन छोड़ा था उनमें कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर पास किया, जिन्होंने 2 क्वेश्चन या 2 से ज़्यादा छोड़े थे उनकी परसेंटेज क्या है। जैसे अगर पिछली अटेम्प्ट, अभी लेटेस्ट का तो अभी रिजल्ट नहीं आया, इससे पिछली अटेम्प्ट के बारे में ICAP ने कहा था कि वो स्टूडेंट जिन्होंने एक या एक से कम क्वेश्चन छोड़ा है 94% तक वो स्टूडेंट पास हुए हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए थे उनमें जस्ट 6% के करीब स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर पास किया था। तो बताने का मतलब ये है कि अगर अब मैं आपको ये कहूं यार 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना और पेपर पास हो जाएगा, तो ये मुश्किल काम होता है। मुश्किल का मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हाँ ये हो सकता है कोई स्टूडेंट ने 60 नंबर का किया और 60 का बिल्कुल ही ठीक किया है, तो वो तो लाजमत है मोर देन 50% मार्क्स ले गया। लेकिन अगर पार्टली कंप्लीट क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो फिर 60 का करके उसमें से 50 लेना मुश्किल हो जाता है। तो उससे ऐसे ना कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि आप लोग मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट करें। अब आपको मैंने कहा आपको जो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी वो ये हो रही होती है कि आप पहले MCQs वगैरह करके आए हैं और अब आपको कन्वर्ट होना पड़ रहा है डिटेल मैनुअल क्वेश्चंस के ऊपर। तो इसके लिए ना आपको डिटेल प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो तरीका मेरा ये हुआ करता है कि पहले तो मैं अगर फर्ज करो कोई स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ तो मैं पहले स्टैंडर्ड आपको डिस्कस करूँगा, उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड हो जाएं कि इस पैराग्राफ में स्टैंडर्ड ने बताया क्या था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ना उसके पास पेपर के सारे क्वेश्चंस करना होते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि पेपर में किस किस तरीके से ICAP इस चीज़ को कवर कर रहा है। अच्छा, इसमें अक्सर यानी तकरीबन मुझे 26 ईयर हो गए CA को टीच करते हुए, और इसमें जो अब प्रॉब्लम देखने में आ रही है, देखें जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, मार्केट के अंदर मटेरियल के लिए बुक्स अवेलेबल होती जा रही हैं। ये आप लोगों को कुछ फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, मिसयूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी अटेम्प्ट ज़ाया कर बैठते हैं। मसलन अगर मैं अपनी बात करूं, जिस वक्त हम लोगों ने किया था तो उस वक्त इंटरनेट तो होता नहीं था, ठीक है। इवन हमें पास्ट पेपर चाहिए होते थे तो हम ICAP हाउस जाते थे, वहां से वो हमें ओरिजिनल एक पेपर दे देते थे, हम पहले फोटोकॉपी कहीं से करा के ला के उनको ओरिजिनल वापस करते थे, और जो भी कोई एज ए सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट अपना रखवाया होता वो उनसे वापस लेते थे, ठीक है। सोल्यूशन उनके होते कोई नहीं थे। अगर मैंने पास पेपर पकड़ लिया, सॉल्व कर लिया, पता नहीं ठीक किया गलत किया, कोई सोल्यूशन उसका मार्केट में अवेलेबल नहीं था। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों के ICAP सॉल्यूशंस भी दे देता है। इवन डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स ने अपने सॉल्यूशंस बनाए होते हैं, क्लास में डिटेल में आपको प्रैक्टिस कराई जा रही होती है। इवन ICAP का आप स्टडी टेक्स्ट ले लें, उसका सॉल्यूशन 7 क्वेश्चन के अवेलेबल होगा। पास पेपर की बुक ले लें, उनके सॉल्यूशन 7 अवेलेबल होंगे। तो सॉल्यूशन वाली बुक रिकमेंड करने का फायदा ये हो जाता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक किया कि गलत किया। ये तो है इसका फायदा। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट इसको ना मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज इस तरह कि आप लोगों को आइडिया नहीं है कि काउंटिंग का पेपर आना कैसे है। ये जो मैंने शुरू में इतनी ज़्यादा डिटेल डिस्कस की है, उसका मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि मैं एक टॉपिक के आपको 50 क्वेश्चन भी करा दूंगा ना क्लास में, तो ये श्योरिटी नहीं होगी पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन आना है। पेपर में क्वेश्चन के अंदर फिर कोई नया पॉइंट होगा। हाँ, नया पॉइंट का मतलब ये नहीं कि 100% क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, बेसिक्स वही होती हैं, एक आधा पॉइंट नया डाला जाता है कि स्टूडेंट इसको मैनेज कर पाता है कि नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसमें अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम लोग आपको सॉल्यूशन वाली बुक रिकमेंड करते हैं, स्टूडेंट करता क्या है, क्वेश्चन पढ़ा और साथ ही सोच लिया क्वेश्चन मुझसे नहीं सॉल्व होना। उसका करता क्या है, ट्राई भी नहीं करता, आंसर खोला, आंसर पढ़ लिया, आंसर पढ़ के बंद किया, फिर सॉल्व कर लिया और सेटिस्फाई हो गया, चलो जी ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह करके आप 100 क्वेश्चन भी एक टॉपिक के कर जाएंगे ना, तो पेपर के अंदर आना है अनसीन क्वेश्चन। तो वो अनसीन क्वेश्चन को मैनेज करने का जो फोबिया होता है आप लोगों को, वो फिर प्रॉब्लम करता है पेपर में। मसलन अक्सर स्टूडेंट आके मिलते हैं कि जी तैयारी तो अच्छी थी लेकिन पेपर में आकर कंफ्यूज हो गया, क्वेश्चन नहीं हो पाए।
वो होता क्या है, तैयारी आप लोगों ने इस तरह की होती है, सोल्यूशन देख देख के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं और अपनी तरफ से सेट से होते हैं जी प्रैक्टिस भी मैंने बड़ी कर ली है, अब तो हर क्वेश्चन हो जाता है। जब अनसीन क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा कंफ्यूज हो यार ये वाला तो मुझे नहीं आता, आपने सोचा अगला क्वेश्चन कर लेता हूं, अगला पढ़ा वो भी अनसीन ही होना था, फिर आपने कहा अगला पढ़ लेता हूं, उसके बाद जो थोड़ा बहुत आपको आ रहा होता है वो भी आपके ज़हन से निकल जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने जो प्रैक्टिस करनी है उसका तरीका ये रखना है कि क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व किया करेंगे, जब बिल्कुल स्टक हो जाए, आपको लगे अब मैं आगे नहीं जा पा रहा, फिर आप लोग ना उसका सॉल्यूशन कंसल्ट किया कीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो कि यार गलती कहाँ हो रही, लेकिन उसका जब अगला क्वेश्चन करें वो फिर खुद करें। इसका फ़ायदा ये होगा, शुरू में तो आपको फील होगा कि यार मेरा घंटा ज़ाया हो जाता है या मेरे 2 घंटे ज़ाया हो जाते हैं, बाद में क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद आप इस पोजीशन में पहुंच जाओगे कि जो भी क्वेश्चन शुरू किया करेंगे, कोई 70% हो जाया करेगा, कोई 50%, कोई 80%, तो पार्टली क्वेश्चन कर जाया करोगे। देखें, पेपर के अंदर ये नहीं है कि जी 100 मार्क्स आएंगे तो ही पेपर पास होना है, 50% पासिंग है, और 50 का भी मतलब ये नहीं है कि सही जो क्वेश्चन होंगे सिर्फ उनके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। मतलब एक 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 70% ठीक कर लिया तो उसके 14 मार्क्स आपके आ गए, ठीक है, किसी में से 6 आ गए, किसी में से 12 आ गए, किसी में 15 आ गए, एग्रीगेट 50 आने चाहिए। तो उसके लिए लाजमी होता है कि आप लोग अनसीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हैबिट डालें, ताकि पेपर के अंदर ये कंफ्यूजन ना रहे कि जी अनसीन क्वेश्चन मैं कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए ना आप लोगों ने करना यही है कि क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व किया करना है, जब आप स्ट्रक हो जाए करेंगे, नहीं आगे जा पा रहे, फिर सॉल्यूशन कंसल्ट कर लिया करें, तो इसका फ़ायदा इंशाल्लाह ये हो जाएगा कि जो पेपर में एक डेफिशिएंसी है वो रिमूव हो जाती। दूसरा, अब देखने में जो आ रहा है स्टूडेंट का, अब कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि जी वो सॉल्यूशन साथ खोल लिया, जी ये अच्छा ये फलां जगह पे लिखना था, हाँ टिक लगा दिए वहीं पे लिखा हुआ है, यानी रिटन सॉल्व नहीं कर रहे। अब कई स्टूडेंट हमें ये भी कंप्लेन कर रहे हैं आके कि जी पेपर मुझे पूरा आता था लेकिन टाइम खत्म हो गया, आखिरी 1.5 सवाल रह गया, 2 सवाल रह गए। अब अगर पेपर आता था तो ICAP ने तो 3 घंटे के पेपर बनाया ना, और 15 मिनट रीडिंग टाइम में आपको उसमें कवर होना चाहिए। अब कवर क्यों नहीं हो रहा? या तो आप स्लो सॉल्व कर रहे, ठीक है, तो उसकी अब मल्टीपल रीजन है, या तो कैलकुलेशन में आप टाइम वेस्ट करते हैं, या बहुत स्लो लिखते हैं, या राइटिंग स्पीड आप लोगों की क्योंकि लो है उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा होता है। तो उसके लिए ना रिटन क्वेश्चन सॉल्व किया करें, बेशक आप लोगों ने उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले किया हो तब भी रिटन खुद सॉल्व किया करें, और कैलकुलेशन आप लोग अपनी खुद किया करें, ठीक है, और कैलकुलेटर वो यूज किया करें जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाना होता है। आगे आप लोग देखेंगे, आज तक क्योंकि फर्स्ट डे तो स्टूडेंट कम है, इंशाल्लाह आगे क्लास बढ़ जाएगी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होता हूं तो आप देखेंगे बोर्ड पे फिगर्स मैंने लिखी होती हैं, लेकिन जब स्टूडेंट टोटल कर रहे होते हैं, कई स्टूडेंट के आपस में टोटली मैच नहीं कर रहे होते, ठीक है, इवन एक दफा एक टोटल लिखवा देते हैं, थोड़ी देर बाद कहते हैं टोटल गलत है, चेंज कर दें। तो इसका मतलब अगर टीचर ने फिगर लिख दी और आप टोटल नहीं कर पा रहे, तो पेपर में तो फिगर्स भी खुद लिखनी, टोटल भी खुद करने। तो इसलिए ना आप लोग कैलकुलेशंस अपनी खुद किया करें। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर खाली एग्जाम में जाके कैलकुलेशन अपनी खुद करनी है, तो जो टोटल आपने फर्ज करें 5 मिनट में करने हैं, वो हो सकता है आपके 10-15 मिनट ले जाएं टोटल करने में। तो उस वजह से ना कैलकुलेशन आप अपनी खुद किया करें। कोशिश किया कीजिएगा कि कैलकुलेटर आप लोग अपना लेके आएँ और क्लास के अंदर अपनी टोटल कैलकुलेशंस वगैरह खुद किया करें। अच्छा, इसके अंदर अब जो आप लोगों ने अकाउंट से रिलेटेड एक आधी चीज़ का ख्याल रखना है, इसका ना रजिस्टर आप लोगों ने अलग बनाना है, ठीक है। एक दिन पहले मैं आपको बता दिया करूंगा हमें बुक कौन सी चाहिए, तो आप लोगों ने वो बुक साथ लेके आया करनी है, ताकि जब मैं क्लास में क्वेश्चंस करा रहा हूं तो आप लोगों का क्वेश्चंस अवेलेबल हो। और इन केस अगर आप समझते हैं कि जी कैरी करने में इशू हो रहा है, तो कम से कम सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपका क्वेश्चन हो, बजाय इसके कि आप इधर उधर देख के टाइम वेस्ट करें अपना। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो आप लोगों ने रजिस्टर, एक तो मैंने कहा अलग रखिएगा। अच्छा, इसमें शुरू में ये भी देखने में आता है कि जी अभी मैं रफ काम कर रहा हूँ, घर जाके मैं नीट किया करता हूँ। ये
हफ्ता 10 दिन शुरू में काम चल जाएगा आप लोगों का, ठीक है, इवन रिजल्ट आने से पहले तक भी चल जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हमें भी आइडिया होता है जब तक रिजल्ट नहीं ना आएगा स्टूडेंट सीरियस नहीं होगा। हम भी जो छोटे टॉपिक जो सिंपल वाले होते हैं ना वो शुरू में करा रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे रिजल्ट आता है अब हमें पता होता है अब जो क्लास में बच्चा बैठा है इसने पेपर देने हैं, उसके बाद हम लोग अपनी स्पीड तेज कर देते हैं। अब जो स्टूडेंट इस चक्कर में होते हैं जी घर जाके मैं नीट करूंगा, तो वो बाद में इतना टाइम नहीं होता कि घर में जाके आप पहले रफ भी सॉल्व करें और फिर नीट भी करें। तो इसलिए आप डे 1 से इसका रजिस्टर अलग बनाइएगा ताकि जब आप लोग रिवीजन करें तो उसी ऑर्डर में क्वेश्चन लिखे होंगे जिसमें मैं करा रहा हूँगा। एक्चुअली बीइंग अ टीचर हमें आइडिया होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले कराना चाहिए, कौन सा बाद में कराना चाहिए। तो हम लोग ना आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप लोगों ने एक जगह नोट्स ना बनाए हो तो रिवीजन में भी इशू आती है, फिर सॉल्यूशन बार बार ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए इसका रजिस्टर आपने अलग बनाना है। कैलकुलेटर आपको मैंने कहा वो लेके आइएगा जो आपने एग्जाम में लेके जाना होता है, कैलकुलेशन अपनी किया कीजिएगा। बाकी क्लास के अंदर ना मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस वगैरह नहीं रखी होती ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो फ़ौरन क्वेश्चन रेज करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, ना कि आप लोग हेजिटेट करते रहे कि पता नहीं क्वेश्चन पूछूंगा तो डिस्करेज ना किया जाए। डिस्करेज मैं नहीं करता, आपको नहीं एक दफ़ा समझ आई दोबारा पूछ लें, दोबारा नहीं आई फिर पूछ लें। इवन जब क्लास के बाद मेरे पास टाइम हुआ करे उसमें भी आप लोग आके पूछ सकते हैं। लेकिन अब अगर आप लोग क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछते, मतलब देखें इस स्टेज के ऊपर ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैंने अगर आपको असाइनमेंट के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे तो मैं अगले दिन चेक करूं जी दिखाओ 2 कहाँ किए, क्योंकि अब प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। ये आप लोगों को आइडिया होता है कि जी अगर हम पढ़ेंगे तो पेपर पास होगा वरना नहीं होगा। और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप लोग खुदा न खासा एक आधी अटेम्प्ट आपकी लेट हो जाती है, आर्टिकल में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आर्टिकल लेने में, ठीक है। तो उस वजह से कोशिश करना चाहिए कि आप लोग सीरियस उस पर नोट्स के ऊपर अपना कोर्स वगैरह कवर करें। तो जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो वो आप लोग साथ, मसलन इसमें मेरा तरीका ये होता है कि फ़र्ज़ करें आज मैंने एक क्वेश्चन कराया, 1 या 2 आपको करने के लिए दे दिए, नेक्स्ट डे मैं पहले पूछता हूँ उनमें जो प्रॉब्लम है पूछ लें। अब अगर तो आप लोग प्रॉब्लम पूछते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिया करता हूँ, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो एरिया डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं जी हो गया तो इसका मतलब फिर मैं सीधा आगे शुरू कर दिया करूँगा। तो वो इसलिए अगर क्वेश्चन आप कोशिश किया करें जो हमने दिया हो तो उसको आप अटेम्प्ट करें, ताकि अगर नहीं हुआ तो आप लोग प्रॉब्लम्स वगैरह पूछें, क्योंकि ये टॉपिक जो भी होगा एक दिन में कवर नहीं हो सकता। तो होता क्या, हम स्टेप बाय स्टेप करा रहे होते हैं। आज जितना करा दिया कल इससे आगे चलेगा, अगले दिन उससे आगे चलेगा। तो अगर आपने दरमियान में कोई एक टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं की तो अगले वाले में आपको इशू या प्रॉब्लम आएगी। तो उस वजह से ना ये थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल किया करना है कि जो असाइनमेंट मिले वो बस आप डेली कर लिया करें। मतलब कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि जी हम कितने घंटे काउंटिंग पढ़े तो पेपर पास होता है। तो देखें कई मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं कि जो क्लास असाइनमेंट जो दी जाती है सिर्फ उतनी करके आते हैं और आखिरी महीने में रिवीजन की तो पेपर पास हो जाता है। कई ऐसे भी हैं जो 5-5, 6-6 घंटे रोज अकाउंटिंग कर रहे होते हैं फिर पास नहीं होता। तो वो एक्चुअली ना वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, आपकी पिकिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली आप लोगों को जो असाइनमेंट वगैरह दी जाती है, मसलन जो मैंने क्लास में कराया, घर जाके आप उसको पहले रिवाइज करें और फिर जो असाइनमेंट दी गई उसको सॉल्व करें, वो चाहे आप 1 घंटे में कर जाएं, 2 में कर जाएं, तो इतना सफिशिएंट होता है पेपर पास करने के लिए। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन देख देख के कर रहे हैं तो सीन क्वेश्चन तो पेपर में आना नहीं है, वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करता है कि आपके लिए पेपर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज ये थोड़ी सी जनरल डिस्कशन हमारी इसके ऊपर चलनी थी अबाउट सब्जेक्ट, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल से इंशाल्लाह हम लोग ना इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो कल मैं आप लोगों को लेक्चर प्लान सारा शेयर करूंगा कि किस अरेंजमेंट के अंदर हमारे सिलेबस की कवरेज की जाएगी। और अभी हम लोग जो टॉपिक वगैरह कवर करेंगे वो शुरू करेंगे जो ITA में आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, ताकि थोड़ी सी बेसिक्स रिकॉल हो जाए, ताकि जब उनकी एप्लीकेशन वगैरह शुरू हो तो आपको प्रॉब्लम वगैरह ना आए। तो कल इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू जी।